मोदी जी कि इतने बड़े झूठा आज तक देश को कोई भी प्रधानमंत्री नहीं मिला। एक प्रधानमंत्री हमारे शास्त्री जी भी थे, एक प्रधानमंत्री अटल जी भी थे, और इंदिरा जी तक मैं देखता हूँ तो प्रधानमंत्री जब बोलते थे तो उनके बात का कोई कीमत होता था। लेकिन ये जो बोलते हैं लगता है कि इनके बात का कोई कीमत नहीं है। ऐसा इसलिए है कि प्रधानमंत्री जी मात्र एक वर्ग की सेवा में लगे हुए हैं जो हिंदुस्तान का सबसे धनी तबका है। ये भले कहेंगे कि मोदी जी ठीक हैं, क्योंकि उनकी आमदनी दिन दूना रात चौगुना बढ़ते चला जा रहा है। वो अगर 10वें पायदान पर पूरे विश्व में होते हैं तो वो 5वें पायदान पर चले आते हैं, उनका विकास होता है। लेकिन यहाँ न किसानों का, न मजदूरों का, न मेहनत का सावाम का, किसी का विकास नहीं हो रहा है। ये सारे हाशिए पर जा रहे हैं। तो ये मुट्ठी भर लोगों के लिए काम कर रहे हैं, ये स्थिति है। एक प्रिंसिपल आया ट्रिकल डाउन का प्रिंसिपल है, जिसके तहत कहा जाता है कि अदानी अंबानी जैसे लोग आगे बढ़ेंगे। अमेरिका में लोग आगे बढ़े हैं और उसी का नकल ये कर रहे हैं। चाहे शिक्षा का सवाल हो, स्वास्थ्य का सवाल हो और मजदूर का सवाल हो, ये सारे सवाल अमेरिकी नीतियों के तहत भारत में ला रहे हैं। और अभी जो आपने सवाल उठाया कि ये तीनों किसान कानून लाया गया है, वो तो किसान के हित में है, किसान के लिए उनको 2 गुना लाभ देंगे, ये सब बातें कही जा रही है। सवाल है कि ये जो बोल रहे हैं और धरातल पर जो बातें आ रही है, इसमें आकाश पाताल का अंतर है। अभी जो वो कह रहे हैं कि किसानों को गुमराह किया जा रहा है, लोग ये सफ़ेद झूठ बोलते हैं। ये जो कह रहे हैं किसानों को गुमराह किया जा रहा है, ये सफ़ेद झूठ बोलते हैं। इसलिए कि आप जब देखेंगे 1955 में आया एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, क्यों लाया गया, सवाल ये खड़ा होता है। नेहरू जी या उस समय की सरकार तो ऐसे नहीं थे कि एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट ला करके और देश के किसानों को, देश के आम लोगों को चाह रहे थे कि बर्बाद कर दें। ऐसी स्थिति तो नहीं थी। तो एसेंशियल कमोडिटीज़ लाया गया, चूँकि पहले जो देश में आज़ादी के पूर्व भारत में जो स्थिति बनी, अकाल यहाँ हुआ, बिहार में भी भूकंप आया, अकाल पड़े पश्चिम बंगाल में, अकाल में लाखों लोग हताहत हुए। ईस्ट इंडिया कंपनी के गोदाम में अनाज थे, लेकिन जो भूखे मर रहे थे लोग, उसको अनाज नहीं दिया गया और लोग भूखे मरने के लिए बाध्य हुए। और इन सब परिस्थितियों के कारण आपको 1934 में बिहार में भूकंप हुआ। स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने गांधी जी से कहा कि आप एक डिमांड कीजिए ज़मींदारों से कि जहां भूकंप पीड़ित किसान हैं उनसे लगान वसूल नहीं करे। उसके पहले ज़मींदारों ने एक लेटर जारी कर दिया था अपने नुमाइंदों के लिए कि अभी ही मौका है, कुछ रिलीफ का फंड आया है और अभी ही लगान वसूल होगा तो किसानों से लगान मिलेगा, नहीं तो लगान नहीं वसूल हो पाएगा। तो एक तरफ ज़मींदार किसानों के शोषण करने के लिए थे, दूसरे तरफ गांधी जी से कहा गया कि दरभंगा महाराज और दूसरे लोग हैं, इनसे कहिए, वो भी तैयार नहीं हुए। तब स्वामी जी ने कहा कि ठीक है, हम इस लड़ाई को लड़ लेंगे। और वहीं से उन्होंने एक नारा देते हुए आगे बढ़े स्वामी सहजानंद सरस्वती कि कैसे लोगे मालगुजारी, लठ हमारा जिंदाबाद। और वो डंडा रखते थे, वो सन्यासी थे और वो डंडा लेकर के पूरे बिहार में घूम गए और ज़मींदारों को लगान वसूलने नहीं दिए। ये सबसे बड़ी सफलता उनको उस समय के दौर में मिला था। किसान संगठन के बैनर के तले उन्होंने जो आंदोलन किया, ये बेहतर रहा। अभी जो
एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का संशोधन 2020 आया है, आवश्यक वस्तु अधिनियम संशोधन 2020, उसमें जितने सारे पूंजीपति हैं, चाहे कारगिल हैं, मॉन्सेंटो हैं, अदानी हैं, अंबानी हैं और ऐसे जितने हैं, इन सब को होर्डिंग कर अनाज होर्डिंग करने के लिए और दूसरे कृषि प्रोडक्ट्स को होर्डिंग करने के लिए खुला छूट दे दिया गया है। कोई प्रतिबंध इन पर नहीं है। ये कितना लेंगे, आपको दूसरा जो कानून किसानों के नाम पर आया है कि किसान को आगे ये बढ़ाएंगे, उसमें साफ लिखा हुआ है कि वो जो होर्डिंग किसान खरीद करेंगे और इसके साथ साथ कहीं भी कितना होर्डिंग करेंगे उन पर कोई स्टॉक करने में रुकावट नहीं होगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो अकूत होर्डिंग कर रहे थे, ठीक उसी तरह से, चूँकि ये जो सत्ता में हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी के ही चेले हैं, चाहे गोलवलकर हो या सावरकर हो, वो ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन लेकर के चलते थे और उन्हीं के सेवा में बैठे हुए थे और उन्हीं के ये चेले सब हैं। ये पूंजीपतियों और कारपोरेट घराना, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी एक कारपोरेट था, उसी तरह से ये उसी के पक्ष में उसी के पैसा लेकर के राजनीति करते हैं और उसी को ये आगे बढ़ाने का काम करते हैं। इसलिए होर्डिंग का जब छूट मिल जाएगा तो आज जो कहते हैं कि हम ये कोरोना काल में मुफ्त अनाज बांट रहे हैं, कल जो अनाज बांटना पड़ेगा इनको, ये बांटेंगे उसी अदानी से पैसा ले अनाज ले करके यदि बांटेंगे और उनको मुनाफा सहित कीमत देना पड़ेगा। ये जो अभी एमएसपी में धान या गेहूं खरीदा जा रहा है, मक्का खरीदने की बात की जा रही है, हालांकि किसानों को नहीं मिल रहा है, बिहार में तो एकदम नहीं मिल रहा है, लेकिन ये गल्ला खरीद लेगा, ये अनाज खरीद लेगा मोदी अदानी जैसा लोग, तो ये फिर उनसे लेंगे और उनसे लेंगे तो वो मुनाफा पर देंगे, वो फ्री में खैरात बांटने के लिए नहीं देंगे। किसानों को, मजदूरों को, मेहनत का आवाम को जो ऐसे आपदा में राहत सरकार के द्वारा दी जाती है, ये सरकार नहीं राहत दे पाएगी। अभी जो जन वितरण प्रणाली है जिसके माध्यम से कुछ राहत मिल जा रही है, ये जन वितरण प्रणाली भी समाप्त कर दी जाएगी। और जितने मार्केट है बिहार में, तो 2006 में ही नीतीश जी आए, चूँकि ये भी उन्हीं के साथ बैठे हुए हैं, उन्हीं के गोदी में हैं। नीतीश जी ने 2006 में ही एक कानून ला करके बाजार समिति को ख़त्म कर दिया और उसके बाद से जो समर्थन मूल्य में खरीदा जाना चाहिए, बिहार में कहीं भी कोई भी प्रोडक्ट्स हो किसान का, चाहे धान हो, गेहूं हो, मक्का हो या दूसरा प्रोडक्ट्स हो, कोई भी प्रोडक्ट्स आम किसानों से समर्थन मूल्य पर नहीं खरीदा जाता। अब है कि नियम बना दिया गया कि पैक्स वाले या दूसरे लोग किसानों के घर जा कर के उसको बोरा दे करके वहाँ से धान प्राप्त करेंगे। लेकिन बिहार में जो भी हैं ये कहेंगे आपको कि यहाँ किसान अपना ट्रैक्टर पर लाद करके, किसान भाड़ा लगा करके और ख़ास जगह पर ले जाता है और वहाँ कहा जाता है कि इसमें तो नमी अधिक है, इसमें तो खखड़ी अधिक है, इसमें क्या है तो ढुल्ला है। इस ढंग से किसी न किसी रूप में उसका जो धान जाता है, गेहूँ जाता है, उसको वापस किया जाता है। और उसमें भी अगर 1 क्विंटल 100 केजी का होता है तो 100 केजी के जगह पर वो 101 केजी, 102 केजी पर क्विंटल लेते हैं। और ये एक नुकसान अलग होता है, जब ले लिया जाता है जिनका भी थोड़ा बहुत और उसका भी जिसका अप्रोच होता है उसी का लिया जाता है, तुरंत उसको पैसा नहीं मिलता है। अब मिलेगा कब पैसा, वो गायब हो जाता है। अभी इधर सासाराम रोहतास तरफ एक को लगभग 1 लाख क्विंटल चावल घोटाला करने का आरोप है। हमारे यहाँ देखते हैं एक पैक्स अध्यक्ष लाखों रुपया किसानों का रखे हुए हैं। कहीं कोई लगता है जो इस पर पंचायत जो अधिकारी हैं वो भी इस पर कोई नहीं ध्यान देते हैं और किसान लुटता जा रहा है। क्योंकि कुछ कीमत बढ़ा था, हमने उससे कहा कि अरे अभी काहे तुम बेच रहे हो, अभी दाम तुमको अधिक मिलेगा, इसलिए इसको रखो स्टॉक करके। कहता है ओ पापा,
अभी हम धान दे रहे हैं, हार्वेस्टर अभी काट रहा है और वही हम लोड कर रहे हैं। उसमें कितना खखड़ी है, कितना ढुल्ला है, कितना मॉइस्चर है, कुछ नहीं देख रहा है। ये कीमत जोड़ेंगे और उसके बाद वहाँ से हम ढुला करके घर लावेंगे, उसको स्टॉक करके रखेंगे, अब फिर यहाँ से ले जाएंगे जहाँ भी वो रखता है, मंगाता है, वहाँ मंडी में ले जाएंगे और वहाँ पर ले जाने सारा भाड़ा भुत्ता जोड़ेंगे और फिर हमारा जो ब्लॉक रहेगा पैसा, ये सब जोड़ेंगे। तो जो समर्थन मूल्य में हमको मिलेगा उससे हमको कोई फ़ायदा नहीं होगा। अभी हम जोड़ते हैं तो इसी में हमको फ़ायदा है। इस तरह की दशा ये सुशासन बाबू कहलाने वाले हैं, लेकिन इस तरह से टोटल राजनीति को अपराधियों के हाथ डाल दिए हैं और वहाँ पर बाहुबली और धनबली बैठे हुए हैं, जिसके सामने किसान लोग या तो बोल नहीं पाते हैं, उनके खिलाफ खड़ा नहीं हो पाते हैं। इस तरह की दशा पैदा हो गई है और लोग मार्केट में ही बेचना सोचते हैं कि बेहतर है। इसलिए अगर किसानों का समर्थन मूल्य पर खरीद हो तो निश्चित रूप से जो अभी 1200 रुपये 1300 रुपये प्रति क्विंटल खरीदा जा रहा है, किसान को तुरंत मिले तो 1886 रुपये 1866 रुपये, जो साधारण धान है 1866 रुपये और जो बढ़िया धान है वो 1886 रुपये क्विंटल खरीदा जाएगा। तो निश्चित रूप से किसानों को फ़ायदा होगा। लेकिन ये जो बैठे हुए हैं यहाँ सुशासन बाबू, ये किसानों को लुटवा रहे हैं आराम से और जात की राजनीति, धर्म की राजनीति, सोशल इंजीनियरिंग करके किसी तरह से वोट प्राप्त कर लेते हैं। नहीं कुछ मिलता है तो कलेक्टर को अपने पक्ष में ला करके और उसके बाद कुछ सीट जितवा लेते हैं और जीत करके सत्ता में बैठे हुए हैं।